Hi students, welcome to online classes of Great Government Children's Academy। मैं आपका साइंस टीचर। तो कल अपनी बात स्टार्ट हुई थी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, जिसमें हमने आपको एटम के बारे में बेसिक नॉलेज देने की कोशिश करी थी। थोड़े से कमेंट आए आपके कि थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं, जब 8th से 9th में आप प्रमोट होते हैं तो साइंस का जो बेस है वो बहुत टफ हो जाता है। मतलब जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको इजीनेस आती चली जाएगी, आपको समझ में आने लगेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने पहले नहीं देखी थी, वो यहाँ पे आई हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट ना करें और टेंशन ना लें, सारी कुछ होंगे, टेंशन मत लीजिए आप। तो टॉपिक पे आते हैं। कल हम जब बात कर रहे थे वो एटम एंड मॉलिक्यूल्स की, जिसमें मैंने आपको एटम के बारे में बताया था बेसिक कि कैसे एटम की डिस्कवरी हुई थी। तो कुछ फिजियोलॉजिस्ट थे उनके बारे में, फिलोसफर जो थे उनके बारे में बताया मैंने आपको, और प्लस में एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी, उसके बारे में बात तो नहीं करी थी, मैंने आपको बता दिया। तो ये भी बताया मैंने आपको कि हम बात करेंगे कुछ लॉज के बारे में। देखो, ये जो लॉ है इनके बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपन को पढ़ना है आगे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी बेस्ड इन्हीं लॉ पे थी। तो लॉ जो है उसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये जो लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि केमिकल्स का कंबाइन होना, आपस में जुड़ना। मैं आपको एक बात बताता हूं, केमिकल जो है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, XYZ जो भी है, ये सिंगल और एग्जिस्ट फॉर्म में या फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। ये ज्यादातर क्या है, कंबाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एक नया एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको कहते हैं कंपाउंड। ठीक, तो ये है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो कैसे केमिकल आपस में जुड़ते हैं, तो इसके अंतर्गत 5 लॉ आते हैं, जिनमें से 2 हैं हमारी बुक में और 2 हमारे सिलेबस में है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। पहला है लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। कांस्टेंट प्रपोर्शन, इन 2 के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहला जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। आपकी क्लास इसी के ऊपर बेस्ड है पूरी की पूरी। थोड़ा ध्यान दें, आपको समझ में भी आएगा और काफी काम की चीजें हैं। ये बेसिक केमिस्ट्री है जो अभी तो काम आएगी ही आपके, आगे भी आपके इन फ्यूचर भी बहुत काम आने वाली है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, पहले हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा लॉ, ऐसा नियम जिसके अंतर्गत मास जो है वो कंजर्व हो। मास यानी द्रव्यमान, वेट एक तरीके से, कंजर्व यानी कि संरक्षित हो, सुरक्षित रहे, कम या ज्यादा ना हो। इसी पर बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई भी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन मतलब कोई एक या 2 केमिकल आपस में मिल रहे हैं और एक नया कंपाउंड तैयार कर रहे हैं, इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन तैयार हो रही है, उसमें जो रिएक्टेंट है, मैं आपको बता दूं रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट जो रिएक्ट करें, रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करें, आपस में रिएक्ट करने के बाद जो एक नया कंपाउंड बनाएंगे, 1 या 2 जो भी बना रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट। क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट। तो मैं कह रहा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, इस केमिकल रिएक्शन में
जो रिएक्टेंट आपने यूज करे हैं, जो रिएक्टेंट लिए हैं, जो रिएक्शन कर रहे हैं, और इन रिएक्टेंट से क्या बना है, जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है, इन दोनों के जो मास हैं, इन दोनों के क्या है, मास, इसका और इसका दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होते हैं, होने चाहिए, इक्वल होते ही हैं। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मास इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये लॉ क्या हुआ, मैं आपको लिख के बताता हूं, ये लॉ क्या हुआ, इधर ही लिख देते हैं। इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास इज कंजर्व, मास जो है कंजर्व रहता है। इट यानी मास, इट इज नाइदर बी क्रिएटेड, यानी मास को आप क्रिएट नहीं कर सकते, यानी बढ़ा नहीं सकते, और नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ना आप उसको डेस्ट्रॉय कर सकते, खत्म कर सकते। एक बार फिर बताते हैं, इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो है वो कंजर्व रहता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, मास जो है वो कंजर्व रहता है। इट इज नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो आप इसको क्रिएट कर सकते, यानी कि जितना आपने लिया है उससे आप इसको ज्यादा नहीं कर सकते, नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ना आप इसको खत्म कर सकते, समझ रहे हो। तो यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप मास को कंजर्व रखेंगे, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट हो सकता है, ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डेली रूटीन के एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने मिल्क शेक तैयार करना है। क्या करना है, मिल्क शेक तैयार करना है। ये आपका मिल्क शेक तैयार हो गया साहब। इसमें आपने साहब 250 ग्राम्स क्या लिया, मिल्क लिया। 50 ग्राम आपने इसमें शुगर ऐड करी और 50 ग्राम्स आपने इसमें चॉकलेट ऐड किया। तो आप एक बात बताइए, ये तीन चीज आपने ऐड करी तो आपका मिल्क शेक कितना होना चाहिए? ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी, 250 प्लस 100 350, यानी आपका जो मिल्क शेक होगा उसका वेट क्या होगा, 350 ग्राम। ऐसा तो नहीं है कि आप साहब मिल्क शेक तैयार कर रहे हैं, आपने उसको मिलाया तो वो इतना तो आपने लिया, 1 किलो हो गया, 1 kg हो गया, 1000 ग्राम हो गया, नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि जितना आप ऐड करेंगे उतना ही बनेगा। सेम प्रोसीजर यहाँ है, सेम प्रोसीजर यहाँ है। जैसे आपने रिएक्ट करवाया, एक रिएक्टेंट है A प्लस B, A और B को मान लीजिए कि A है आपके पास 10 ग्राम, B भी है आपके पास 10 ग्राम, और आपका जो एक प्रोडक्ट तैयार हुआ, ये रिएक्टेंट है, रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद बनेगा एक नया प्रोडक्ट, एक नया कंपाउंड AB, जिसका नाम क्या है, A और B बन गया था। दोनों आपस में ज्वाइंट हो गए, कंबाइन हो गए, कंपाउंड बना लिया। तो ये कितना होगा, ये रहेगा 20 ग्राम, दोनों ही तो ऐड हुए। ऐसा तो नहीं है 21 हो जाए या 19 हो जाए, नहीं हो सकता। यानी कि ये जो केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपने A और B दो रिएक्टेंट लिए हैं, जिनकी जो क्वांटिटी थी वो 10 ग्राम थी, जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, दोनों को ऐड के बराबर होगी। ना तो आप इसको 19 ग्राम कर सकते हैं, ना आप इसको 21 ग्राम कर सकते हैं। यानी कि ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंतर्गत जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें रिएक्टेंट जितने हैं उतने ही प्रोडक्ट रहेंगे। यानी कि
मास जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना इसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते। तो ये आपका लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। कल हम बात करेंगे, इसका एक एग्जांपल ले लेंगे कल, थोड़ा सा बड़ा है। कल हम बात करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। समझ में आए तो अच्छे से स्टडी करें, नोट डाउन करें, लर्न करें। मैं चाहूँगा जब भी लॉकडाउन खुले, क्लासेस स्टार्ट हों, तो आपके पास ये नोट डाउन तो रहे ही, प्लस आपके माइंड में भी नोट डाउन रहे, सेट रहे एकदम कि मैं पूछूं अगर आपसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, तो विद एग्जांपल आपका आंसर आना चाहिए। थैंक यू, कल मिलते हैं, सी यू।